हेलो स्टूडेंट। तो जैसे कि आज के वीडियो लेक्चर में हम एसी के कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है इंडक्टर। तो हम सबसे पहले इंडक्टर के बारे में जानेंगे कि इंडक्टर क्या होता है। ठीक है, तो इंडक्टर जैसा कि आपको यहाँ पर बताया गया है कि एन इंडक्टर आल्सो कॉल्ड अ कॉइल, choke or reactor is a passive two-terminal electrical component that store energy in magnetic field when electrical current flow through it। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि इंडक्टर को हम चोक या रिएक्टर या कॉइल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इंडक्टर को हम चोक भी कह सकते हैं, कॉइल भी कह सकते हैं या रिएक्टर के नाम से इसे जानते हैं। ये दो टर्मिनल वाला पैसिव कंपोनेंट होता है या दो टर्मिनल वाला पैसिव एलिमेंट होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एलिमेंट होता है। जब हम इसमें से इंडक्टर में से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करते हैं तो उस कंडीशन में ये इलेक्ट्रिक चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर कर लेता है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर करने का कार्य करता है। ठीक है, तो आपको यहाँ से क्लियर होगा कि एक ऐसा कंपोनेंट, ये एक पैसिव कंपोनेंट होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर करने का कार्य करता है। ठीक है, जैसा कि आपको इंडक्टर का डायग्राम भी यहाँ पर इसके डायग्राम दिखाए गए हैं, जैसे कि आपको विजिबल हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर डायग्राम दिखाए गए कुछ इस तरह से होते हैं। An inductor typically consists of an insulated wire wound into a coil around a core। ठीक है, तो जो इंडक्टर कॉइल होती है ये इंसुलेटेड होता है, इंसुलेटेड वायर होता है, इसके ऊपर इंसुलेशन लगा होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्लियर होगा इंडक्टर किसे कहेंगे। और ये कुछ इस प्रकार से आप कॉइल देखे होंगे, इस प्रकार से आपने कॉइल देखा होगा, तो इसी को ही इंडक्टर कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आप सभी को क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इंडक्टेंस। ठीक है, तो हमने पढ़ा कि इंडक्टर क्या है, एक कंपोनेंट है। इंडक्टर की बात कर रहा हूँ तो मैं ये कंपोनेंट है, पैसिव कंपोनेंट है या एलिमेंट है। लेकिन हम इंडक्टेंस की बात करें तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि इंडक्टेंस इज द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर टू अपोज अ चेंज इन इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो थ्रू इट। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जैसे कि इंडक्टर हमने पढ़ा, तो इंडक्टर क्या होता है कि इंडक्टर एक कंपोनेंट है और उस इंडक्टर की जो प्रॉपर्टी होता है उसको हम इंडक्टेंस कहते हैं। ठीक है, आपको यहाँ से क्लियर होना चाहिए कि किसी भी इंडक्टर की प्रॉपर्टी को हम इंडक्टेंस कहते हैं। ठीक है, उसके गुण को इंडक्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो इंडक्टर जो इंडक्टेंस होता है ये इलेक्ट्रिकल करंट के परिवर्तन का विरोध करता है। ठीक है, इंडक्टेंस इलेक्ट्रिकल करंट के परिवर्तन का विरोध करता है जो कि उससे फ्लो होती है। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर बताया गया है कि इंडक्टेंस इज द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर टू अपोज अ चेंज इन द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू इट। या हम कह सकते हैं कि जो इंडक्टेंस होता है इसका काम होता है di/dt। di/dt मतलब करंट में परिवर्तन का ये विरोध करता है। जो कि किसी इंडक्टर से करंट को फ्लो किया जाता है उस करंट के परिवर्तन का विरोध करता है। ठीक है, और इसे हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। इसे हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे L से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी यूनिट हेनरी होती है। ठीक है, तो आप किसी भी इंडक्टर की प्रॉपर्टी को इंडक्टेंस कहते हैं। इंडक्टेंस ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि किसी इंडक्टर से फ्लो होने वाले करंट के परिवर्तन का अपोज करता है। ठीक है, क्लियर है डियर स्टूडेंट। चलिए हम इसके बाद में आगे देखेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, इसको चलिए थोड़ा सा मैं इसको और बता देता हूँ इंडक्टेंस के बारे में, थोड़ा सा और मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ और दूसरे शब्दों में कि यह कॉइल का वह प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण कॉइल में से बहने वाली परिवर्तित करंट या परिवर्तित फ्लक्स उत्पन्न करती है। ठीक है, जो इसी कॉइल को कट करता है और इसके परिणाम स्वरूप कॉइल में EMF इंड्यूस्ड हो जाता है। ठीक है, यह उत्पन्न जो EMF होता है कॉइल में से किसी भी करंट के परिवर्तन का विरोध करता है। ठीक है, तो आपको यहाँ से क्लियर है इंडक्टेंस। चलिए इंडक्टिव रिएक्टेंस के बारे में बात करेंगे। इसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रेरणिक प्रतिघात। ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस को हम हिंदी में प्रेरणिक प्रतिघात बोलते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आपको विजिबल हो रहा है
इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस को हम XL से डिनोट करते हैं। XL सफिक्स में इस कुछ इस तरह से XL लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन देखें तो इंडक्टिव रिएक्टेंस इज द अपोजिशन ऑफर्ड बाय द इंडक्टर इन AC सर्किट टू द फ्लो ऑफ AC करंट। तो जिस प्रकार से आपने रेजिस्टेंस के लिए पढ़ा है कि रेजिस्टेंस क्या करता है, किसी भी ऐसी सर्किट में रेजिस्टेंस के कारण जो विद्युत धारा में प्रवाह के अपोज करता है, कुछ इसी प्रकार से AC सर्किट में इंडक्टिव कॉइल के कारण जो अपोज पैदा होता है हम उसको इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। इंडक्टर के कारण या इंडक्टेंस के कारण जो भी करंट के प्रवाह में जो बाधा उत्पन्न होती है हम उसको इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। या दूसरे शब्दों में हम कहें तो किसी भी इंडक्टर या कॉइल की इंडक्टेंस के कारण उत्पन्न विरोध को इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं, ठीक है। किसी इंडक्टर या इंडक्टिव कॉइल या फिर चोक की इंडक्टेंस के कारण उत्पन्न विरोध को, अपोज को इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं, ठीक है। क्लियर है आप सभी को? इसे XL द्वारा डिनोट करते हैं जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसको हम XL से डिनोट करते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। और इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी भी यूनिट ओम होती है जैसे कि रेजिस्टेंस की होती है, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्लियर होगा। फिर हम बात करें इंडक्टिव रिएक्टेंस की, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस इज मोस्टली लो फॉर लोअर फ्रिक्वेंसी एंड हायर फॉर हायर फ्रिक्वेंसी, ठीक है। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस लो फ्रिक्वेंसी के लिए लो होता है और हायर फ्रिक्वेंसी के लिए अधिक होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे समझ सकते हैं। चलो हम इसका फॉर्मूले के फॉर्म में समझते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हमने जैसा कि बताया कि इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है, हम इसको XL से डिनोट करते हैं, ठीक है। जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है इसको हम किससे डिनोट करते हैं? XL से डिनोट करते हैं। इसकी यूनिट ओम होती है, ठीक है। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस का जो फॉर्मूला होता है ये हम इसको लिखते हैं 2πfL, ठीक है। जहाँ जो हमारा XL है ये इंडक्टिव रिएक्टेंस है, जो F है ये सप्लाई फ्रिक्वेंसी है, ठीक है, ये सप्लाई फ्रिक्वेंसी है। और जो हमारा L है ये इंडक्टेंस है, ये हमारा इंडक्टेंस है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है कि जो F है वो सप्लाई फ्रिक्वेंसी है, L है इंडक्टेंस इंडक्टेंस है, किसी भी इंडक्टर का इंडक्टेंस है, और XL आपको पता है कि ये इंडक्टिव रिएक्टेंस है, ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ से आपको बताया गया, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि इसमें फ्रिक्वेंसी का मान यदि अधिक है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस अधिक होता है, यदि फ्रिक्वेंसी का मान कम है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस कम होता है। तो आपको यहाँ से पता चल रहा है कि यदि हम इसको बाकी टर्म्स को यदि कांस्टेंट कुछ समय के लिए मान लें तो XL इज़ प्रोपोर्शनल टू F है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। यदि फ्रिक्वेंसी का मान इंक्रीज होगा तो XL का मान इंक्रीज होगा, यदि फ्रिक्वेंसी का मान डिक्रीज होगा तो XL का मान भी डिक्रीज होगा। अगर हम फ्रिक्वेंसी का मान को डिक्रीज करेंगे तो XL का मान भी डिक्रीज होगा। आपको यहाँ से क्लियर होना चाहिए। तो ठीक है, आपको यहाँ से ये ज़रूर लिखना है कि XL इक्वल्स टू 2πfL होता है, जहाँ पर F सप्लाई फ्रिक्वेंसी है, ये सप्लाई फ्रिक्वेंसी है, और जो हमारा L है ये इंडक्टेंस है, और हमारा XC जो है ये हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस है, ठीक है। और यदि हम फ्रिक्वेंसी का मान को इंक्रीज करते हैं तो हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस भी इंक्रीज होता है। यदि फ्रिक्वेंसी का मान डिक्रीज करते हैं तो यहाँ पर इंडक्टिव रिएक्टेंस भी डिक्रीज होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कैपेसिटर। तो कैपेसिटर को देखें तो कैपेसिटर इज अ डिवाइस दैट स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इट इज अ पैसिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट विद 2 टर्मिनल्स। तो जैसे कि हमने इंडक्टर के बारे में पढ़ा तो वो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। किसके फॉर्म में कर रहा था? मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर कर रहा था। इस आप ध्यान दें कीवर्ड पे, जो इंडक्टर होता है वो मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है, जबकि हमारा जो कैपेसिटर होता है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर करने का कार्य करता है, ठीक है। यह भी एक प्रकार का कंपोनेंट होता है, एक पैसिव कंपोनेंट होता है जिसमें 2 टर्मिनल्स होते हैं,
ठीक है। यह एक पैसिव कंपोनेंट है जिसमें दो टर्मिनल होते हैं। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर करने का कार्य करता है। फिर यहाँ पर देखिए, द इफेक्ट ऑफ कैपेसिटर इज नोन एज कैपेसिटेंस। ठीक है, जो इफेक्ट होता है कैपेसिटर का उसी को हम कैपेसिटेंस के नाम से जानते हैं। मतलब जो इसकी प्रॉपर्टी होती है वो कैपेसिटेंस होती है। द कैपेसिटर वॉज ओरिजिनली नोन एज कंडेंसर। तो आप घरों में आप सुना होगा कि घरों में जो आपका फैन होता है वहाँ पर कंडेंसर का यूज करते हैं, तो वही कैपेसिटर ही है। ठीक है, उसी को हम कैपेसिटर के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर आप डायग्राम में विजिबल हो रहा है, ये जो इसके अलग अलग प्रकार के यहाँ पर बनाए गए हैं, तो ये अलग अलग प्रकार के यहाँ पर आपको कैपेसिटर या कंडेंसर दिखाए गए हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस, जो कैपेसिटर होता है उसकी प्रॉपर्टी होती है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया हूँ। तो कैपेसिटेंस इज अ एबिलिटी ऑफ कंपोनेंट और सर्किट टू कलेक्ट स्टोर एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, इनकी वर्ड पे आप बिल्कुल ध्यान देंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज के फॉर्म में ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है, मैंने पहले ही बता दिया आपको। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल सी। ठीक है, इसको हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं और इसको हम एंड मेजर्ड इन फैरड, और इसको फैरड में मेजर करने का कार्य करते हैं। ठीक है, क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बारे में हम बात करेंगे। तो आपको मैं इसको हिंदी में बता दूं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस को हम जनरली धारिता प्रतिघात के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर देखिए आप, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का सिंबल एक्सी से डिनोट करते हैं। एक्चुअल में इसको एक्सी इस तरह से हम लिखते हैं। ठीक है, सफिक्स में। फिर कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज मेजर्ड ऑफ अ कैपेसिटर्स अपोजिशन टू एसी। ठीक है, like resistance it is measured in ohms, but reactance is more complex than resistance because its value depends on frequency of a signal passing through the capacitor। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे तो क्या होता है, कैपेसिटर या कंडेंसर के कारण जो कैपेसिटर या कंडेंसर के कारण किसी सर्किट में जो विरोध पैदा होता है, इलेक्ट्रिक करंट के प्रवाह में जो विरोध पैदा होता है उसको हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं। ठीक है, कंडेंसर या कैपेसिटर के कारण किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट के प्रवाह में जो बाधा उत्पन्न होती है उसको हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं। किसके कारण बाधा उत्पन्न हो रही है? कैपेसिटर के कारण। ठीक है, तो उसको हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं या कहेंगे। ठीक है, इसको हम XC से डिनोट करते हैं, इसको हम XC से डिनोट करते हैं। ठीक है, और जो इसकी यूनिट होती है, इसकी यूनिट भी ओम होती है, मतलब हम इसको भी ओम में ही मेजर करते हैं। चलिए इसको फॉर्मूले के फॉर्म में देखते हैं। तो यहाँ पर जो होता है XC होता है, जो XC इक्वल्स टू होता है 1/2πfc। ठीक है, 2πfc। मैं फिर से इसको थोड़ा सा क्लियर लिखता हूँ। XC इक्वल्स टू 1/2πfc। ठीक है, तो यहाँ पर जो XC है ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, यहाँ पर जो F है ये सप्लाई फ्रिक्वेंसी है। ठीक है, सप्लाई फ्रिक्वेंसी। ठीक है, और यहाँ पर जो ये C है ये कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस। ठीक है, और जो हमारा XC है ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। ठीक है, तो ये XC जो है, XC है जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। मैं एक बार और बता देता हूँ, यहाँ क्लियर आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो ये सप्लाई फ्रिक्वेंसी, ये कैपेसिटेंस, और XC है आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, प्रेरणिक प्रतिघात। तो यहाँ से आपको फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, ये फॉर्मूला दिखाई दे रहा है XC इक्वल्स टू 1/2πfc। ठीक है, तो यहाँ पर F सप्लाई फ्रिक्वेंसी, C कैपेसिटिव रिएक्टेंस, सॉरी C कैपेसिटेंस एंड XC कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसकी भी यूनिट ओम में होती है। ठीक है, इसको भी हम ओम में मेजर करते हैं। देखिए यहाँ पर जो फ्रिक्वेंसी का जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस के साथ में रिलेशन होता है वो इन्वर्सली होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस में यदि फ्रिक्वेंसी का मान इंक्रीज करते हैं तो उस कंडीशन में
कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मान डिक्रीज होगा, या फिर हम कह सकते हैं कि फ्रिक्वेंसी के मान को डिक्रीज करते हैं तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस इंक्रीज होगा। ठीक है, तो इन्वर्सली रिलेशन होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस और फ्रिक्वेंसी के बीच में। क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। इम्पीडेंस, ठीक है, तो जैसे कि आपको यहाँ से इम्पीडेंस का विजिबल हो रहा होगा, तो देखिए इम्पीडेंस, इसका सिंबल जेड होता है, कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं, इसका सिंबल कैपिटल जेड होता है। ठीक है, इम्पीडेंस इज मेजर्ड ऑफ द ओवरऑल ऑपोजिशन ऑफ अ सर्किट टू करंट, इन अदर वर्ड हाउ मच द करंट impedance the flow of charge. It is like resistance, but it is also take into account the effect of capacitance and inductance. Impedance is measured in ohm. ठीक है, तो मैं यदि इम्पीडेंस के बारे में बात करूं तो इम्पीडेंस किसी भी एसी सर्किट का ओवरऑल रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, किसी भी एसी सर्किट का टोटल जो इलेक्ट्रिक करंट के मार्ग में जो बाधा उत्पन्न होती है, कुल बाधा जो होती है, कुल बाधा को ही हम प्रतिबाधा बोलते हैं। इसको इम्पीडेंस को हिंदी में प्रतिबाधा बोलते हैं। ठीक है, तो एसी सर्किट में जुड़ी हुई जो रेजिस्टेंस है, रिएक्टेंस है, मतलब रिएक्टेंस का मतलब है इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस को ही इम्पीडेंस कहते हैं, कि वेक्टर योग को। ठीक है, फिर से एक बार मैं बता देता हूँ, सभी लोग अपनी कॉपी में इसको नोट करते चलें, सभी डेफिनेशंस को। ठीक है, मैं इसके अलग से पीडीएफ आपको नहीं देने वाला हूँ। ठीक है, सभी लोग ध्यान दें इस चीज़ का। तो एसी सर्किट में जितने भी एसी सर्किट में जुड़ी हुई रेजिस्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस एवं कैपेसिटिव रिएक्टेंस का जो वेक्टर जोड़ होता है उसको हम इम्पीडेंस कहते हैं। ठीक है, कुल जो विरोध होता है, कुल अवरोध जो उत्पन्न होता है इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो में, उसको हम इम्पीडेंस कहते हैं। इसकी यूनिट ओम है और इसको हम कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है, सभी को क्लियर है? चलिए इसमें हम इसका मैथमेटिकल ऑपरेशन देखते हैं, मैथमेटिकल फार्मूला देखते हैं। ठीक है, तो सभी क्लियर है कि एसी सर्किट में रेजिस्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस एवं कैपेसिटिव रिएक्टेंस के कारण जो अवरोध उत्पन्न होता है, जो विरोध उत्पन्न होता है, उसको हम इम्पीडेंस कहते हैं। इसको हम कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं और इसको ओम में मेजर करते हैं। ठीक है, तो हम इसमें मैंने बताया कि जो ये होता है वेक्टर सम होता है, किसका वेक्टर सम होता है? टोटल रेजिस्टेंस और टोटल रिएक्टेंस का। ठीक है, तो देखेंगे इसको इम्पीडेंस का जो हम फॉर्मूले के रूप में इसको देखेंगे, तो Z इक्वल्स टू, इसको हम बोलते हैं Z का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा मैं और क्लियर लिखने की कोशिश करता हूँ। तो Z इक्वल्स टू, इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखते हैं, Z का स्क्वायर इक्वल्स टू R का स्क्वायर प्लस X का स्क्वायर। X का मतलब है रिएक्टेंस। अब X का मतलब कौन सा रिएक्टेंस है? कोई भी इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस दोनों को हम रिएक्टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो यदि हम Z की वैल्यू को देखें तो Z इक्वल्स टू रूट ऑफ आ जाएगा आपको R का स्क्वायर प्लस X का स्क्वायर, रिएक्टेंस का स्क्वायर। और जो ये X होता है, ये होता है XL माइनस XC। ठीक है, XL माइनस XC। तो यहाँ पर आप उसकी वैल्यू रखोगे तो Z इक्वल्स टू आ जाएगा रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो कुछ इस प्रकार से आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा, ये कुछ इस तरह से आपको फॉर्मूला मिल जाएगा। चलिए मैं फिर से एक बार यहाँ पर लिखकर आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो Z इक्वल्स टू, Z का स्क्वायर इक्वल्स टू R का स्क्वायर प्लस X का स्क्वायर। ठीक है, इसको नहीं, ये कुछ नहीं है। फिर इसके बाद में हम जब Z का देखेंगे तो Z इक्वल्स टू रूट ऑफ R का स्क्वायर प्लस X का स्क्वायर। हमने यहाँ से देख लिया कि जो X होता है वो XL माइनस XC होता है, और ये XL माइनस XC भी हो सकता है या फिर XC माइनस XL हो सकता है। तो ये कह सकते हैं कि ये एक डिफरेंस होता है, दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। ठीक है, XL माइनस XC या XC माइनस XL भी आप कर सकते हो। ये डिपेंड करता है कि वैल्यू कौन सी बड़ी है। यदि XC का मान अधिक है तो XC माइनस XL, यदि XL का मान अधिक है तो XL माइनस XC कर सकते हो। ठीक है, मतलब आपको वैल्यू नेगेटिव में नहीं लेना है। तो यहाँ से आपको जो कंप्लीट Z की वैल्यू जो मिल जाएगी, ये रूट ऑफ जो फॉर्मूला मिल जाएगा R का स्क्वायर प्लस XL
माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको फार्मूला, ये कंप्लीट फार्मूला मिल जाएगा। ये इम्पीडेंस इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों का डिफरेंस को एक्सएल और एक्ससी के डिफरेंस को हम एक्स रिएक्टेंस बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से सभी को क्लियर होगा। तो चलिए डी स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही।